हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आपका श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा जो बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी का बैच चल रहा है, जो सेकंड पेपर है अपना, उसमें आपको मैं बता दूं कि व्याकरण का पार्ट हमने शुरू कर रखा है और साहित्य का। इसके साथ साथ आप अगर पूरी क्लास देखते हैं तो उसमें एमसीक्यूज जो डेली है वो रहते हैं, जो हमने पढ़ा होता है उसके हम क्वेश्चन डेली करते हैं। तो आप अगर क्लास देख रहे हो तो लास्ट तक क्लास जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में हमारी जो जितना भी हम डेली पढ़ते हैं उसके एमसीक्यूज हम रोज करते हैं, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखें। चलो जी, शुरू करते हैं। तो आज हमने जो हिंदी का जो बेसिक था वो हमने लगभग पढ़ लिया है व्याकरण के अंदर। तो हम हिंदी में आज जो अपना टॉपिक है वो कौन सा शुरू करने वाले हैं? वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है वो आज शुरू करने वाले हैं। तो वर्ण विचार के टॉपिक शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। सही है? तो कल हमने राजभाषा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि संविधान में भाषा का उल्लेख क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि जो भाग है संविधान के अंदर, कौन से भाग में भाषा का उल्लेख है? भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में, जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची बेटा? 8वीं अनुसूची है। और अनुच्छेद कौन सा है? जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से कौन सा बेटा जी? 351 तक। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी जो राजभाषा है, राजभाषा क्या होगी? हिंदी। ठीक है। और जो लिपि है वो क्या होगी? देवनागरी। ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा, 1 2 3 वाला। तो ये 3 अनुच्छेद किस में कहा गया है? 343 में कहा गया है। फिर एक बात कही थी कि जो हम संसद की बात करते हैं, संसद की भाषा, शॉर्टकट लिख रहा हूं, संसद की भाषा के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है? भाग कौन सा है? भाग तो 5 है। और जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 120 है। फिर हमने कहा कि जो विधानमंडल है, विधान जो मंडल है, उनकी भाषा के बारे में हमने कौन से भाग में चर्चा की है? भाग 6 आ जाएगा। और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल इसको एडजस्ट करना, अपने 210 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये याद हो गया यहां तक? गुड, बहुत बढ़िया। फिर हमने बात की थी हिंदी दिवस। ध्यान देना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। कब से मनाया जा रहा है? 1949, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मनाया जाना कब से शुरू हुआ है? 1953 से मनाया जाना शुरू है। फिर हम पढ़ रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, मतलब क्यों ये वाला? 1975 को प्रथम विश्व
हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंदर 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 10 जनवरी वाली तारीख रखी गई थी। यह कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ है। फिर हम कहते हैं कि अपने पास एक दिवस है मातृभाषा। अब इसका नाम क्या हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया है। यह कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। यह घटना कब की है? 21 फरवरी 1953। 52 की है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? 99। और मनाया कब जाना शुरू हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 2002 से। ठीक है, तो ये अपना ये शॉर्टकट जो हमने कल पढ़ा था, क्लियर है? कोई किंतु परंतु यहां तक याद है। फिर यहां एक बात और करते हैं, अंग्रेजी क्या है? सहायक भाषा है। सहायक भाषा है। अगर पूछा जाए ये किसकी सहायक भाषा है तो क्या बताओगे आप? राजभाषा की सहायक भाषा, अपनी हिंदी की सहायक भाषा। कितने वर्ष के लिए रखा गया था इसको? 15 वर्ष के लिए रखा गया था। कब से लेकर कब तक? 1950 से 1965 तक। फिर से कब शुरू हुआ? 1963 से। ठीक है, गुड। ये याद तो है ना? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने कहा राजभाषा की बात कर रहे हैं, 1963 चल रहा है, तो ये प्रश्न भी कर लेते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 63 में। ठीक है, अब यही राजभाषा जो अधिनियम है, इसमें संशोधन कब हुआ? 1967। फिर सिंपल आता है राजभाषा नियम 1976। उल्टा करना है, इसका ध्यान रख लेना। 67 है, 76 करना है, इसी का उल्टा करना है। ठीक है, आंसर हमारे पास होते हैं ऑलरेडी, है ना? होते हैं ना आंसर, लेकिन अपन नहीं पता होता कि ये आंसर यहां पे भी बड़ा, इसको ऐसे एडजस्ट करना है। तो ये कल बताना भूल गया था मैं आपको। तो ये 76 है, इसको इधर नियम के अंदर 67 को उल्टा ही करना है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट था कि हमारी कुल राजभाषाएं कितनी है? राजभाषाएं, कुल राजभाषाएं कितनी है? 22 है। कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में जो कुल राजभाषाएं वो कितनी है? 14 है। बाद में कितनी जोड़ी गई थी? 8 जोड़ी। किस प्रकार से? 1 3 4। ठीक है, पहली जो राजभाषा है दोबारा से 14 के अंदर जो जोड़ी गई थी वो कौन से संविधान संशोधन की जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन। कब? 1967। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 1। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। और उस 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3 की बजाय नमक, याद रखें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर उसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां। और 92वां संविधान संशोधन 2003 अर्थात 4 ही आएगा।
4 में क्या था बेटा जी? बोडमास था। बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है बेटा जी? यहां तक हमें याद हो गया। फिर हमारे पास ये जो 14 भाषाएं थी, क्योंकि आज कल हमने किया है, आज सिर्फ रिवाइज करें 14 भाषाएं को याद करने का ट्रिक क्या था? हाँ वो हमने एक शेर याद किया था, कौन सा था? तोता उड़ा पंजाब से, जा बैठा कश्मीर, वो वाला। तो हमने याद किया था यहां पर, क्या याद किया था बेटा कि तोता उड़ा कैसे था? आसमान में हिंदू गरजा, तो यही पढ़ा था ना बेटा जी। फिर यहां डबल मैं लिखना है, तो मोम फिरका तोता उड़ा पंजाब से, जा बैठा कश्मीर, यह हमने पढ़ा था। और इसी के साथ हमने आसमान से क्या पढ़ लिया था? यहां असमिया, थोड़ा बताते रहना, असमिया। और हिंदू से क्या पढ़ लिया था हमने? हिंदी पढ़ लिया था। और गर्जा से क्या पढ़ लिया था? गुजराती। और मैं से मलयालम, और मैं से मराठी, और तय से तमिल तेलुगु, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी लिख लो, याद होना चाहिए। और उड़ा से ऊ से उर्दू याद रखना है, और फिर यहां से उड़िया याद रखना है। और पंजाब से आपको क्या याद रखना है? पंजाबी। और सै से आपको क्या याद रखना है? संस्कृत। और बै से आपको क्या याद रखना है? बंगाली लिख लो चाहे बंगला लिख लो, कुछ भी। और कैसे क्या याद रखना आपको? कन्नड़ और कश्मीरी। ये लो जी, याद हो गया हमारे पास, हो गया ना याद? तो कल हमने यहीं तक पढ़ा था और याद हो गया, कोई किंतु परंतु? अब मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि हमें घर पे जाके पढ़ना भी पड़ रहा है, या दोबारा से हम रट्टे लगा के आ रहे हैं तो सारा कुछ याद हो रहा है? तो बिल्कुल जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनको भी बोल देता हूं कि आपको अगर लगातार क्लास देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे। जो हम क्लास में पढ़ते हैं उतनी देर में सारा कुछ अपने को क्या हो जाता है? याद हो जाता है। चलो जी, तो आज इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? वर्ण विचार। अब हमारे पास वर्ण वाला टॉपिक आया कैसे? हम वर्ण विचार शुरू करते तो वो शुरू कैसे हुआ, कैसे है? तो उसके लिए फिर से मैं एक छोटी सी बात दोहराता हूं जो हमने पहले दोहराई थी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? बार बार पूछूंगा मैं आपसे, हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। और भाषा को हम कितने रूप में पढ़ते हैं बेटा जी? 3 रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा रूप है अपने पास? मौखिक है। एक कौन सा रूप है अपने पास? लिखित है। और एक अपने पास कौन सा रूप है? सांकेतिक। अपने ना इसको ऐसे याद करना है ताकि ये बीच में आ जाए, लिखित वाला। और वैसे आपको एग्जाम में कितने बताने? 2 ही बताने, मौखिक व लिखित। अब लिखित जो पढ़ क्या रहे अपने? हिंदी। हिंदी क्या है? भाषा। भाषा का कौन सा रूप पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा का कौन सा रूप पढ़ते हैं अपने? हिंदी भाषा का अपने जो रूप पढ़ते हैं वो हिंदी का लिखित रूप ही पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि लिखित रूप के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो गद्य होता है और एक क्या होता है? पद्य होता है। सामान्य तरीके से याद करने के लिए हम इसको कविता रखेंगे याद, और यहां इसको कहानी के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। जो गद्य है, गद्य को लिखने पढ़ने के जो नियम है उन नियमों को क्या कहा जाता है बेटा? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। और पद्य को पढ़ने के जो नियम उसको क्या कहा जाता है बेटा? काव्य शास्त्र कहा जाता है। काव्य शास्त्र में जो पद्य है उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे छंद बनाए जाएं, अलंकार बनाए जाएं, रस बनाए जाएं, कैसे उनका प्रयोग किया जाए। उसी प्रकार व्याकरण क्या कहती है कि जो
हमारा गद्य है उसमें जैसे हमारे पास शब्द है, संधि है, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, इन सारे शब्दों का जैसे कारक चिन्ह है, तो इनको कैसे हम एक पद्य के रूप में एडजस्ट करें, कहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ हमें कर्ता पहले लिखना है या बाद में लिखना है, कौन सा शब्द किसके बाद में आएगा, अगर क्रिया की विशेषता लिख रहे हैं या फिर वो विशेषण लिख रहे हैं तो कहाँ रखा जाएगा। तो वो सारी बातें कौन सिखाता है अपने को? व्याकरण सिखाती है। तो व्याकरण गद्य को सीखने के लिए हमें व्याकरण पढ़नी पड़ती है। तो व्याकरण हमें कितने टॉपिक के रूप में हमें लेके आता है कि हम कितने, जो मुख्य रूप से कितने टॉपिक है कि हम उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे तो उनके उपभाग होते रहते हैं। तो उससे पहले यहां आ जाता है अपने पास वर्ण विचार वाला टॉपिक आ जाता है, फिर यहां कौन सा टॉपिक आ जाता है? शब्द वाला, और यहां कौन सा टॉपिक आ जाता है अपने पास? वाक्य वाला आ जाता है। और इसी से अपना क्या बन जाता है बेटा? गद्य बन जाता है। और यहां अपने पास उसी प्रकार छंद आ जाता है, और क्या आ जाता है? अलंकार आ जाता है। और इसी प्रकार यहां तीसरे नंबर पे आ जाता है रस, और यहां क्या बन जाता है बेटा? काव्य बन जाता है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ण, और इधर पहला टॉपिक है छंद। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा वर्ण और छंद के बारे में आपको बताता हूं, कोरिलेट करता हूं कैसे करना है आपको। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया अपना टॉपिक कौन सा? वर्ण। चलो जी, अब यहां थोड़ा सा बताता हूं कि वर्ण और छंद कैसे काम कर रहे हैं इक्वल। और ये चीजें ना सारी की सारी, देखो जो साहित्यकार थे, भाषाविद थे, तो वो नया कुछ नहीं कर रहे थे। एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक हमें तरीका मिलता है, उसी तरीके से हम चलते हैं, उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। अब आप ना हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, समाजशास्त्र पढ़ते हो, लोक शास्त्र पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? जुड़ी है ना। अगर देखो एक मनुष्य है, मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है, तो पृथ्वी में उसका जो जियोग्राफिकल है, वो सामाजिक है, वो बातूनी कितना, वो किस प्रकार से वो रहता है, रहने का मतलब वो राजनीतिक तौर पे वो किस प्रकार से है, आर्थिक तौर वो किस प्रकार से, तो एक सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है। फिर क्या करते हैं हम उनको, क्या करते हैं? कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। तो उसी प्रकार हमने इनको बांटा, लेकिन एक दूसरे से जुड़े। आपने यहां छंद की बात करते हैं, छंद के नाम बताना कोई एक आधा, हाँ जी? और मात्रिक छंद बताओ, मात्रिक। हाँ बिल्कुल, अपने ना दो यहां चौपाई रख लेते हैं और एक नाम रख लेते हैं अपने दोहा, बस दो ही बहुत अपने को। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है बेटा? 16। और इसमें कितनी होती है? कितनी होती है? 24। 13 प्लस में 11, 24 होती है ना बेटा। अब ये क्या है? ये जो हमने लिखा वो क्या है? वो है मात्राएं। ठीक है, क्या है? मात्राएं। कोई दोहा याद है? मुझे तो याद नहीं है, देखो। रहीम जी वाला देख दो, रहीम जी वाला देख दो, आसान सा। कहता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार। ये लिख दिया हमने ना। फिर हमने लिख दिया टूटे से फिर ना जुड़े, फिर कहता है जुड़े गांठ पड़ जाए, ये कहता है। अब ये हमने लिख लिया। अब आते हैं वर्ण विचार में। यहां अपने पास क्या है बेटा? स्वर है, और यहां अपने पास क्या है? व्यंजन है। अब अपने पास छंद कितने प्रकार के हैं? एक तो मात्रिक है, और एक कौन से है बेटा? वर्णिक है। वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं, अक्षर गिने जाते हैं, जो यहां व्यंजन के रूप में अपने रखते हैं। अब कहता है स्वर अपने पास कितने होते हैं बेटा?
11 होते हैं। सिंपल इनमें डिफरेंस बता रहा हूं और इनको कोरिलेट करके बता रहा हूं यहां पर। फिर हम इसके बाद में वर्ण विचार को शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो ग्रेड के स्टूडेंट हो, नहीं तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब आप जैसे मान लो SI के होते या पटवारी के या CET के होते तो मुझे कोरिलेट करने की जरूरत नहीं थी। पूछो क्यों? क्योंकि उनके जो सिर्फ और सिर्फ क्या पार्ट आता है, व्याकरण का ही पार्ट आता है, उनके काव्य शास्त्र का पार्ट सिलेबस में नहीं आता, तो फिर हम उसको डिस्कस करते ही नहीं है, क्योंकि जब जो चीज है ही नहीं उसको ऐसे दिमाग में डालने का मतलब क्या है। तो यहां फिर री हो गया, फिर ए हो गया अपने पास, और आई हो गया, और ये ओ हो गया, और ये क्या हो गया, औ हो गया, और ये हो गया अंग, और ये हो गया है। ध्यान देना यहां जो है इसकी मात्रा नहीं होती, मतलब कि शो नहीं ऑफ होती। यहां फिर इसकी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ऐसे करके मात्राएं इनकी लगाई जाती है, लगाई जाती है बेटा। अब यहां मात्रा दो प्रकार की है अपनी, एक तो क्या है, लघु है, और दूसरी कौन सी है बेटा, दीर्घ है। ठीक है, जो लघु है उसको अपने राउंड कर लेते हैं। यहां ये जो है लघु मात्रा, ये भी क्या है, लघु है, और ये भी क्या है, लघु है, और ये मात्रा भी क्या है, लघु है। ध्यान, और जो लघु मात्रा होती है उसका सिंबल होता है ऐसे करके, जो दीर्घ होती है उसका सिंबल होता है ऐसे करके, जो तीन मात्रा प्लुत वाली होती है उसका सिंबल होता है ऐसे करके, डॉलर टाइप। लेकिन हम अपनी भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अब ये सिंबल, अब क्या करते हैं, ये छोटी मात्रा, और जो छोटी मात्रा होती है उसको एक मात्रा के रूप में जानते हैं, जो दीर्घ होती है उसको दो मात्रा के नाम से जाना जाता है। कि जो लघु है उसमें एक मात्रा का समय लगता है, और जो दीर्घ है उसमें दो मात्रा का समय लगता है, और दो मात्रा का सिंबल ये है और एक मात्रा का सिंबल ये है। तो अब हमारे पास ये जो मात्राएं लगी है, जहां सिर्फ क्या लिखा हुआ है वहां एक मात्रा काउंट की जाएगी, या छोटी ई है वहां भी एक मात्रा काउंट की जाएगी, जहां छोटा ऊ वहां एक मात्रा, जहां छोटी री है वहां एक मात्रा। इसके अलावा यहां जो भी है, यहां पर जो शेष बच गया उन सभी की, इनकी भी कितनी मात्रा काउंट की जाएगी, दो मात्रा काउंट की जाएगी। ये हमने वर्ण विचार में पढ़ा। इसमें ना और भी चीजें बताऊंगा, ऐड और करेंगे अपन, ये तो नॉर्मली बता रहा हूं। अब यहां मात्राएं लगानी है अपने को, क्या लगानी है, मात्राएं। देखो ये अपने तरीके से लिखा है, क्योंकि जब कवि इनको बनाते हैं तो मात्रा के अनुसार वो मात्रा अपनी हिसाब से सेट कर देते हैं, तो अपने देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ ए आ रहा है, तो ए की कितनी मात्रा होगी, एक, और छोटी ई की मात्रा एक, इसकी भी एक, और इसकी भी। यहाँ आ और आ रहा है तो कितनी मात्रा होगी, दो दो मात्राएं होगी। यहां ऊपर एक मात्रा आ रही है, दो मात्रा, यहाँ एक, यहाँ इसकी भी दो मात्रा, यहाँ एक और एक, यहाँ इसकी भी दो, इसकी भी दो, क्योंकि ओ और ओ आ रहा है। फिर यहाँ इसकी एक मात्रा, फिर इसकी एक मात्रा, यहाँ दो, और यहाँ फिर एक आ गया। क्लियर है, ऐसे मात्रा गिननी अपने को। यहाँ बड़ा ऊ लिखा है तो दो मात्रा, यहाँ ए लिखा है तो यहाँ दो मात्रा, यहाँ पे भी दो मात्रा, यहाँ छोटी है तो एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा। फिर यहाँ आ है तो दो मात्रा, यहाँ ए, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ एक, और यहाँ फिर दो, क्योंकि एक ही मात्रा आ गई। यहां दो मात्रा लगाएंगे, यहां एक मात्रा लगाएंगे, एक एक दो एक लगा दिया हमने। अब काउंटिंग में थोड़ा अपने तरीके से लिखा तो आगे पीछे हो सकता है, पर होना नहीं चाहिए। ये कहता है कि काउंटिंग करते हैं जी, चलो जी कहते हैं जी काउंटिंग करके बता दो हमें ये कौन सा क्या होने वाला है। तो ये कहता है यहां 1 2 3 4 6 8 10 11 2 13, इसका मतलब यहां विराम आ गया, रहीमन धागा प्रेम का, बोलते हैं ना अपने यहां रुकते हैं थोड़ा सा, रहीमन धागा प्रेम का। तो यहां कितनी मात्रा आ गई बेटा, 13 मात्रा आ गई ना। फिर यहां देखो 1 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 13 और 11 टोटल कितनी होगी बेटा, 24। क्या बन गया, ये दोहा बन गया। फिर ये कहता है यहां 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। कौन सा, 2 2 2 4 2 6 2 8 2, हाँ ठीक है, 2 4 6 8 10 2 12 1 13, यहां पे भी 13 हो गया। 3 और 3 6 2 8 2 10 1 11। अब ये एक दोहा बन गया। 13 और 11 कितनी होगी, 24 होगी।
अब अपने को ये याद करना है, अब अपने को ये याद हो गया ना, तो अब अपने को मात्रा काउंटिंग करनी है कि उसके बाद में अपने को याद करना है कि जो दोहा है ना उसमें 13 और 11 जो है मात्रा आएगी और वो 24 मात्रा जी। लास्ट में क्या मिलेंगे? तुक मिलेंगे। लास्ट में क्या मिलेंगे? तुक और गुरु और लगभग लघु होगा लास्ट में तुक मिलेंगे। जैसे तुक मिलेगा छिटकाए, आकाए, जाए, पाए, साए, लाए, ऐसे शब्द आएंगे एक जैसे से, तो ये तुक मिलते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमने ये लघु और गुरु वाली मात्रा यहां न सीखी होती तो हम यहां कैसे एडजस्ट करते हैं? अब अगर व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन में कै, ख, ग होता है, आधा अक्षर होता है और एक पूरा अक्षर होता है। पूरा अक्षर जो अक्षर वाली मैंने बात बताई थी जिसमें आधा है वो व्यंजन है और पूरा है वो अक्षर है और उसमें सभी मात्रा वाले। तो अब ये कहता है कि आपको जो आधा है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें स्वर नहीं, जो पूरा अक्षर है वो काउंट होगा और पूरे अक्षर के अनुसार हम अक्षरों को काउंट करेंगे तो कौन से छंद बन जाएंगे? वर्ण। जैसे अपने को देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल वर्ण कितने हो गए यहाँ पर? 17 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ कितने वर्ण हो गए बेटा? 16 वर्ण हो गए। तो क्योंकि ये तो मात्रिक छंद है, वर्ण तो अपने को गिनने नहीं। मान लो यहां एक शब्द ये लिखा होता अपने पास, कौन सा है वो शब्द? ज्योत्सना। इसमें कितने वर्ण काउंट करते आप? 4 कहां है? वर्ण कहां काउंट करते हैं? हाँ, अक्षर काउंट करने हैं पूरे पूरे वाले, 2 ही है ना। पूरे अक्षर कितने हैं? 2। तो हम यहां वर्णिक छंद की बात करेंगे तो अक्षर पूरे पूरे गिनने तो 2 ही है। मात्राएं कितनी है? यहां मात्राएं 4 हो गई। तो ये कहां से सीख रहे हैं? अपने वर्ण विचार से सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अपन जब हम इसको करेंगे ना, तो थोड़ी सी खूबियां और बताऊंगा इसकी मैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विचार। मैं ये नहीं कहता कि आपको वर्ण विचार वाला टॉपिक आता नहीं है, पहले पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन हम टेक्निकल चीजों से आज पढ़ेंगे इसको। पढ़ा है लेकिन टेक्निकल चीजें यूज करेंगे और इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। और पढ़ना भी किसके अकॉर्डिंग है? कंपटीशन के अकॉर्डिंग, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार। तो अपना टॉपिक है वर्ण। तो सबसे पहले लिखो कि जो वर्ण है वो किससे मिलकर बनता है? जो वर्ण है वो किससे मिलकर बनता है? तो बताओ बेटा जी, वर्ण किससे मिलकर बनता है? हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या बनता है बेटा जी? वर्ण बनता है। तो यहां स्वर प्लस में व्यंजन लिख लेंगे। सुनो, अक्सर क्या होता है, ये जो चिन्ह है इसको आप क्या कहते हो? क्या सही बताओ, क्या कहते हो? प्लस बोलते हो? आप क्या बोलते हो? हाँ, जोड़ बोलते हो? अब डेली लाइफ के अंदर डेली यूजेस प्लस बोलते हो या जोड़ बोलते हो? आप क्या बोलते हो? जोड़ बोलते हो। तो सुनो बच्चों, मैं भी हिंदी का हूं, इसको हिंदी में धन बोला जाता है और माइनस वाले को ऋण बोला जाता है। तो अपने को क्या है कि अपने को ये तो दर्शाना नहीं कि हम हिंदी के हैं तो हमें हिंदी में बोलना है। तो इजी वे, जो आसानी से आप जिन जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो, उच्चारण करते हो, वैसा करना है। तो आप इसको प्लस ही बोलें, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप एक हिंदी का टीचर है वो इसको प्लस बोल रहा है, इसको माइनस बोल रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ आ रहा है? आप धन बोलते हो तो धन तो आप जानबूझकर बोलते हो। जब आप मजबूरी है जी, हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप कहते हो ना विद्या धन आल्य, तो वहां जानबूझकर बोल रहे हो, सिर्फ वही, उसके अलावा नहीं। तो आप नो डाउट इसको प्लस ही बोले, कोई किंतु कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सा? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो उस भाषा का प्रयोग करें। मैंने कल भी कहा था, हमें पता होना चाहिए, हमें उन चीजों का पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम उन चीजों को अपने ऊपर लाद कर चले। भी एक अमीर व्यक्ति है और उसके पास खूब सारा पैसा और खूब सारा सोना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 1.5 कुंटल सोना वो पहन के चलेगा तो ही अमीर दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं।
और पैसे जो उसके पास 2-3 करोड़ रुपए पड़े हैं तो वो इधर लटका के घूम रहे, गड्डियां इधर लटका के, तो दिखाना जरूरी नहीं है, तो आना अपने को चाहिए। तो अपने को पता है इसको धन कहते हैं, लेकिन अपन सामान्य तौर पे इसको प्लस का उच्चारण ही करेंगे, अपनी सुविधा के लिए, किसी के लिए नहीं, किसी के दिखावे के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो जो भाई धन शब्द का उच्चारण करता है वो कर सकता है। अब प्रश्न आता है यहां पर, सेकंड प्रश्न आता है, वर्ण के भेद कितने होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 बताओ कौन कौन से होते हैं? हम्म। कौन सी बेवफा? क्या बोला? अयोग, अच्छा, मेरे को सुना बेवफा, मैं कि कौन सी बेवफा आ गई अब। मैंने कहा कोई ना, आपने कोई ट्रिक लगा रखा है बेवफा से, मैंने कहा कुछ ऐसे होगा। नहीं, सच में मेरे को बेवफा ही सुना, वो अयोगवा सुना नहीं, सॉरी। क्या हो गया? तो कल हम जो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी सुने। अब पहले दिन जब हमारी क्लास शुरू हुई थी तो उस दिन भी हमने बात की थी कि आप कितने विद्वान हैं, आपको कितना आता है, ये मायना नहीं रखता। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, ये मायना नहीं रखता। लेकिन आपका जो कॉमन सेंस है, सामान्य समझ है, वो बहुत काम की है। मैं बार बार कह रहा हूं, और अगर ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, अगर आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो तो प्लीज आप कॉमन सेंस का ही प्रयोग करें, बाकी दुनियादारी छोड़ दें। सच कह रहा हूं। अभी मैंने क्या पूछा बेटा? वर्ण के भेद कितने होते हैं, यही प्रश्न पूछा। तो वर्ण किससे मिलके बनता है बेटा? भेद कितने हैं इसके? ये पढ़े सामने, फिर भी सोच रहे हो यार पता नहीं ये भेद कितने, अच्छा पढ़ा तो था यार, याद नहीं आ रहा। अरे भाई लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ है ना। देखो जस्ट डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने पूछा बेटा वर्ण किससे बनता है, आपने बोला स्वर और व्यंजन से। तो वर्ण के भेद कितने हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और, कितने अच्छे हो आप, भेद कितने हैं बेटा? 2 भेद हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? अब ना शर्म आ रही है बताते समय कि सर इतनी सी बात हम बता नहीं पा रहे। स्वर और दूसरा नाम क्या बेटा? व्यंजन। क्लियर? तो भेद कितने होते हैं बेटा? प्रश्न आता है नॉर्मल सा, सामान्य सा प्रश्न आ जाता है, जैसे रीट है, रीट में लगभग ऐसा प्रश्न आ जाता है कि वर्ण के भेद कितने होते? अच्छा, पहले पढ़ते हैं अपने, ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं, जो अपने वर्ण विचार के अंदर वो पढ़ते हैं ना भेद, उनमें से कोई एक चिपका देते हैं, 2 4 3 5 ऐसे तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सॉरी बेटा, स्वर जो वर्ण है वो स्वर और व्यंजन से मिलके बनते हैं, और यही इसके 2 भेद है। पहला एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो आज जो हम अभी करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं बेटा? स्वर करने वाले। तो हमारा वर्ण विचार वाले टॉपिक में से जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या शुरू कर रहे हैं? स्वर शुरू कर रहे हैं। क्लियर? तो करते हैं स्वर शुरू। तो स्वर की कुछ बातें हैं वो मैं लिख देता हूं, जस्ट हमें इसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। तो यहां शुरू करते हैं अपने स्वर। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि स्वर होता क्या है। सामान्य सी बातें लिखनी है अपने को, सिंपल सी सामान्य सी बातें। फिर मैं वापस ना इसको पढ़ाते पढ़ाते समय वापस आऊंगा उसी स्लाइड पे, फिर डिफरेंस जानेंगे अपन। तो सबसे पहले लिखना है कि जो स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है बेटा जी? स्वतंत्र होता है। अब नेक्स्ट, स्वर
स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं। स्वर पूर्ण होता है। स्वर जो होता है अधूरा नहीं होता, अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है, अर्थात पूर्ण होता है। यहां इसी को लेके चलना है, इसी के आधार पर स्वरों जो होता है, स्वर होता है स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। जो स्वर होता है उसके टुकड़े नहीं होते। यहां लिख लेता हूं, स्वरों की अपनी स्वयं की, वैसे अपनी लिखता तो भी चल जाता, लेकिन मैंने जानबूझकर यहां लिखा अपनी स्वयं की, थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, बल देने के लिए। तो अपनी स्वयं की क्या होती है, ध्वनि होती है। ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर, इसकी खुद की अपनी ध्वनि होती है। फिर दूसरा, स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का स्पर्श होता है या नहीं होता, जीभ का स्पर्श होता है या नहीं होता, नहीं होता, होता है ना। आज तक तेरी बात मानी है मैंने तेरे लिखते समय, अभी तक मैंने कोई बात मानी है क्या तेरी आज तक, नहीं मानी ना, तो आज कैसे मान लो। थोड़ी देर पहले वाली भी बात नहीं मानी थी मैंने तेरी, हाँ तो बात तो नहीं मानी ना मैंने, ये तो कहा आप ही बताओ, आपकी बात मुझे माननी, तो अब कैसे मान लो। तो स्वरों के उच्चारण में जीवा का स्पर्श नहीं होता, यही लिखता हूं, नहीं होता है। तो स्वरों के उच्चारण में जीवा का स्पर्श नहीं होता बेटा जी, ये ध्यान रखना है कि जो स्वर हैं उनके अंदर जीवा का स्पर्श नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहां अपना प्रश्न है, कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, कहते हे भगवान, इतनी दुखी आत्मा कि कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं जी। कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब ना ये हमने बात लिखी है कि हम ये कहते हैं कि स्वरों के टुकड़े नहीं होते, स्वरों की अपनी ध्वनि होती है, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट बात करेंगे, जब उच्चारण करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा इसमें उच्चारण कैसे होता है या नहीं होता। लेकिन ये बात अपने को कंफर्म करनी कि टुकड़े कैसे होते हैं या टुकड़े कैसे नहीं होते, और जो स्वर और व्यंजन में डिफरेंस क्या आता है उसको हम व्यंजन जो कहते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्वर। हम बात कर रहे हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वरों के टुकड़े नहीं होते, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहां अपने व्यंजन की बात करते हैं। तो हमने ये क लिखा, क्या लिखा बेटा जी, क लिखा। क के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, क के साथ हलंत लगा के, और इसमें से ये जो स्वर है वो बाहर निकाल दिया आपने। ठीक है, इसी को हमने क के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाई, और क के साथ बड़ी ई की मात्रा लगाने पर ई जो है वो बाहर आ गया। क्लियर है बेटा जी। अब हमने इस प्रकार से जो स्वर है वो अलग कर लिए और व्यंजन है वो अलग कर लिए। अब ये जो व्यंजन है वो क्या है, पूरा है, अधूरा है, आधा है, क्या है, आधा है। आधे को हम अगर अंकों की भाषा में लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं। ठीक है, समझना कैसे समझते हैं इसको। स्वर लिखा हमने, ये लिखा हमने अ, फिर ये लिख दिया आ, और फिर ये लिख दिया ई,
और ये फिर लिख दिया हमने ओ, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, समझने के लिए। तो आप ना इनके टुकड़े करो, इनके दो दो हिस्से बनाओ। आप कहोगे सर ए के तो नहीं बनते, आ के तो बन जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना। ए प्लस में एस हमने पढ़ा है, इसलिए तो मैंने थोड़े से बड़े लिखे। सर हमने ये भी पढ़ा है, ई प्लस में ई हो जाते हैं टुकड़े, तो इसकी भी हो रहे हैं। सर ये भी पढ़ा है, ए प्लस में क्या होता है, ऊ होता है, तो ए प्लस में ऊ होता है, ये भी तो हमने पढ़ा है कि ये होगा अ प्लस में ऊ, ये भी ओ होता है, टुकड़े तो हो रहे हैं। उसके अकेले के थोड़ी ना होते, इसके भी तो टुकड़े होते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो हमने तो कहा कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, फिर ये क्यों हो रहे हैं बताओ साहब? अच्छा, कहानी में दर्द ये है कि ये व्यंजन है और ये स्वर है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तब टुकड़े मानेंगे। खैर सही है। नहीं ये सेम सेम है, ये सेम सेम सेम। इसकी बात नहीं कर रही हूं, इसकी बात कर रही हूं। बताओ, थोड़ा सोचो। अब हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? टॉपिक हमारा क्या है? ध्वनि। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ध्वनियां पढ़ रहे हैं। ये रियली हम ध्वनियां पढ़ रहे हैं, साउंड पढ़ रहे हैं। जैसे हमने ये लिखा, आप देखो, अब ध्वनि आएगी, क्या लिखा, और ये क्या लिखा, और ये क्या लिखा, और ये क्या लिखा, और ये क्या लिखा, साउंड डिफरेंस है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? साउंड पढ़ रहे हैं, ध्वनियां पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनियां ही पढ़ रहे हैं। भाषा हमारी उच्चारित रूप है और उसका लिखित रूप ये है, उसका हमें उच्चारण करना होता है। उच्चारण बोले तो साउंड है हमारे पास, ये सारा का सारा साउंड है। आप ध्यान देना, ये चीजें सीखनी होती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये साउंड पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो पढ़ रहे हैं उस साउंड के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अभी बताता हूं कैसे। कि आपने तो कहा टुकड़े हो रहे हैं, इस क के साथ हमने ये जो मात्रा लगाई, या साउंड देखना, और यहां इस क के साथ ये जो मात्रा लगाई, इसका साउंड देखना, और इस क के साथ हमने ये मात्रा लगाई, इसका साउंड देखना। अब चेक करो, क्या साउंड में डिफरेंस आ रहा है? साउंड टूट रहा है क्या? कैसे टूट रहा है बताओ? क्या हो रहा है? अब पढ़ो। चलो वो तरीका समझ में आ रहा था, अब पढ़ो। साउंड में डिफरेंस आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? चलो एक और तरीका। ये लो, अब बताओ कहां सिमिलरिटी और कहां सिमिलरिटी नहीं है। अब यहां देखो, अब कह रहे हो ना टुकड़े हो रहे हैं, तो टुकड़े सिर्फ व्यंजन और स्वर के हो रहे हैं। ये स्वर जैसा है वैसा का वैसा रह रहा है। जय प्लस में ओ, जो ओ का साउंड आ रहा है, और यहां ऊ का ही साउंड आ रहा है, और यहां ई है तो बड़ी ई का ही साउंड आ रहा है, जी। अब देखो, आप कहोगे कि सर ई और ए और ऊ मिलकर ओ बनता है, तो हमने पढ़ लिया यहां कौन, तो यहां कै ए ऊ न, ऐसे पढ़ रहे हो आप? तो कैसे पढ़ रहे हो? डायरेक्ट ओ ही पढ़ रहे हो। ये साउंड के इसके टुकड़े नहीं हो रहे, साउंड जैसा है वैसा का वैसा रह रहा। लेकिन अब आप कहोगे कि ये जो ज़ यहां है, इसके साथ जो स्वर लगाओगे वो साउंड आने लग जाएगा। जय अपनी जगह रहेगा, जय के साथ जो साउंड लगाओगे वो आएगा। यहां आ तो आ ही रहेगा, बड़ी ई है तो ई रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। इस साउंड के टुकड़े नहीं होते, हम इसको अलग अलग नहीं करके पढ़ रहे। ज़ के साथ वो जो पढ़ रहे हैं, अपनी जी पढ़ रहे हैं, जू पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, को पढ़ रहे हैं। जैसे स्वर आया वैसे का वैसा हमने चेंज कर लिया। तो यहां इनके रियल ये है कि इनके टुकड़े नहीं होते, ये साउंड उतना ही रहता है, साउंड को हम तोड़कर नहीं पढ़ते। तो इनमें क्या होता है कि जो हम साउंड लगाते हैं इसमें से वो साउंड आने लग जाता है।
समझना कि का के साथ आ लगाया तो का हो गया, वो का के साथ ई लगाया तो वो की हो गया, और का के साथ ऊ लगाया तो वो कू हो गया। लेकिन जहां पर भी आप ये वाला यूज करोगे हमेशा वहां पे आ का ही साउंड आएगा, साउंड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वो टूट नहीं रहा, वो तो हमेशा वैसे का वैसे, इसके टुकड़े नहीं होते। टुकड़े होने का मतलब है यदि हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं, जैसे हम ए और ओ मिलकर पढ़े तो ये क्या हो गया, ओ। तो ए और ओ, ओ ऐसे पढ़ेंगे इसको, तो इसका अपना एक साउंड है, उसी के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो जो स्वर होते हैं उनके टुकड़े नहीं होते। अब एक तरीका और बताता हूं, जो गणित वाला तरीका लगाते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सिंपल, ये तो वैसे बता दिया मैंने, एक सिंपल तरीका बताता हूं, उसके माध्यम से अपन करते हैं। ये हमने लिखा अ, ठीक है, और फिर इसी को आ बना दिया, और ये लिख दिया हमने क। ये अपने आप में पूरा है क्या, अपने आप में पूरा है क्या ये, और ये अपने आप में, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम क्या लिखेंगे, चलो ए रख लेते हैं, इसको हम एक लिख सकते हैं क्या, और इसको हम क्या लिखेंगे, आधा। अगर ये पेन है अपने पास, इसको तोड़ दूंगा, ये क्या हो जाएगा, आधा। आधा है तो इसका मतलब टुकड़ा हुआ है, आधा है तो इसका मतलब क्या हुआ, और आधा नहीं है तो पूरा है तो इसका मतलब उसका टुकड़ा नहीं हुआ। ये भी एक तरीका है समझने का। फिर इनका अपना साउंड है, इनको किसी दूसरे का साउंड लेके रखने की जरूरत नहीं। अब ये क्या है, इनका अपना साउंड है। जय के साथ ओ लगा दिया जो हो गया, जय के साथ ऊ लगा दिया जू हो गया, और जय के साथ बड़ी ई लगा दी जी हो गया। तो इनका अपना साउंड नहीं है, लेकिन जो स्वर होते हैं उनकी अपनी स्वयं की ध्वनि होती है, उनको उच्चारण करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उनके टुकड़े नहीं होते, उनकी अपनी ध्वनि होती है। ठीक है, और जो कुल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और इनके अंदर जीवा का स्पर्श प्रयोग नहीं होता इनके उच्चारण के अंदर। तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर अपने आप में पूरे होते हैं, स्वरों के टुकड़े नहीं होते, स्वरों की अपनी स्वयं की ध्वनि होती है, स्वरों के उच्चारण में जीवा का स्पर्श नहीं होता, और कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलो जी नेक्स्ट, स्वर कितने होते हैं बेटा जी, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यहां पर स्वरों की बात। तो स्वरों की उत्पत्ति है या स्वरों की बात है, तो वो बात कर लेते हैं। तो यहां सबसे पहले अपने लिखते हैं स्वर, अ, आ, फिर ई, और ई लिखा जाता है, इसको उ और इसको ऊ लिखा जाएगा, ये री बोला जाएगा, फिर ये सिमिलर बोले जाएंगे, ए आई ओ औ अंग और अह, ये। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्लियर करते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। तो इसका उच्चारण बता देता हूं, सामान्य चाहे कोई भी उच्चारण करे, इसका उच्चारण ए नहीं है। क्या नहीं है बेटा, तो ए का उच्चारण करते हैं मुंह हमारा ऐसे होता है, लेकिन जब इसका वास्तविक उच्चारण करने के लिए हमें ये जो मुंह है इस बीच में से खोलना है, तो पूरा खुला होगा तो वो साउंड अपने से आएगा। अ, ए सिंपल बोल दी, ए, अ बोलना, आ ई उ री, फिर ए आई ओ अंग अह, ऐसे उच्चारण करना है। इसका सही उच्चारण ये है। देखो हम बोलते हैं ना सकर्मक, तो ए कर्मक बोलते हैं, अ थोड़ी नहीं होता, अकर्मक होता है। आपने बहुत सारे लोगों को वह शब्द का उच्चारण करते हुए सुना है, सुना, अपने बोलते हैं वह। तो उच्चारण में बड़ा फर्क है, लेकिन हम सामान्य जैसे उच्चारण करते हैं वैसे करते रहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि यहां स्वर अपने पास कुल स्वर कितने हैं, कितने स्वर है बेटा, 11। हमने कितने लिखे हैं,
13 लिखे। कौन से नहीं है? अं और अह। ठीक है जी, ये वाले 2 नहीं है। अब हमारा परीक्षा के अंदर एक प्रश्न आता है, उसने हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कुल स्वर है। ये उसने प्रश्न पूछ लिया हमसे कि निम्नलिखित में से कुल स्वर है। अपने पास ऑप्शन आते हैं नंबर 1 13, नंबर 2 10, नंबर 3 फिर आता है 12 और नंबर 4 और फिर आ जाता है 9। आंसर क्या होगा? अच्छा, मैंने क्या सिखाया था कि कंपटीशन पढ़ते समय करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? लगाया। तो बताओ फिर 13 कैसे आया? अच्छा, 11 ऑप्शन नहीं है। यहां क्या कह रहा है कि कुल स्वर, वो रो रहा है, पीट रहा है कि भाई साहब जो कुल स्वर होते हैं ना वो 11 ही होते हैं। आपकी जेब में 700 रुपए है मान लो, मैं कहूं भाई साहब 900 रुपए दे दो, कहां से दे दोगे बताओ? जब है ही 700। सर मैं फोन करके उधार लेके देता हूं आपको, नहीं लेने। जो है सोचने वाली बात है कि हम बात करें कि स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ स्वर? आपने 13 कैसे किए बताओ? सर बटन लिख रहा है। हाँ ऑप्शन में 13 लिख रहा है। ऑप्शन बताओ 20 कर दिया, आ लो थार लो, ऑप्शन मान ले, आ लो कर लो। अच्छा एक और लिख दूं मैं, थारली बात अंग्रेजा वाली बात कर लिया आप, और लिख दिया, आ लो जी। चौथा ऑप्शन आपने कर 14 कर लिया, आ लो जी। अब जो क्वेश्चन देता है ना वो कॉमन सेंस का यूज करता है। हकीकत है आपको रियली आपको समझ आएगा कि जो क्वेश्चन देने वाला होता है, आप पढ़ना पुराने पेपर, वो कॉमन सेंस का यूज कर रहा है। वो हमें विद्वता नहीं चेक कर रहा है, उनको पता है सामान्य समझ के आपने बच्चों को पढ़ाना है। आपने किसको पढ़ाना है? बच्चों को, जिनको कुछ नहीं आता। कलेक्टरों को नहीं पढ़ाना है, जिनको बहुत कुछ आता है। तो उसमें आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो यहां 13 आंसर मान लो आपका। लेकिन जब एग्जाम के अंदर आंसर आया, आप 13 लगा के आए, वहां आंसर क्या आ गया? आया था ऐसा प्रश्न? ये सोच रहे थे 10 हो सकता है, सोच रहे थे? ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे होगा, करेंगे। समझ आ रही है ना बात? अब ये जो री है हमारे पास, वो कहता है जी भाई साहब जो री है ना वो अशुद्ध स्वर है। कौन सा स्वर है बेटा? अशुद्ध स्वर है। ठीक है, थोड़ी सी जान लूंगा आपकी मैं, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हो, तो थोड़ा सा खींचूंगा आपको। अब वो होते तो मैं ऐसा ये आ गया, अब हुआ कैसे ये बताना है। ये अशुद्ध स्वर है। अशुद्ध स्वर है तो अपने पास टोटल स्वर कितने हुए बेटा? अब इसको हमने क्या मान लिया? स्वर कितने बच गए अपने पास? अब कहता है कि जो मैंने अभी आपको बताया है बात, कि ये सारे के सारे स्वर हैं और ये जो बनेंगे वो भी किसके साथ बनेंगे? स्वरों के सहयोग से ही बनेंगे, और उसमें जीभ का स्पर्श नहीं होगा और इसमें व्यंजन भी नहीं आएगा। लेकिन जब री लिखते हैं तो क्या लिखते हो बेटा? र प्लस में ई बराबर में क्या लिख रहे हो? इसमें क्या आ गया? रै। और रै क्या है अपने आप में? व्यंजन। और ये रै क्या है अपने आप में? मूर्धन्य। क्या स्पर्श हो रहा है? नहीं समझे? समझ गए? तो जो री है वो अशुद्ध स्वर माना जाता है, और यहां जो री है उसके अंदर र व्यंजन का प्रयोग होता है। र जो है उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य, जिसमें जीभ का स्पर्श होता है, इसलिए इसको क्या मान लिया? अशुद्ध। और हमारा आंसर क्या आ गया? 10। ये कंपटीशन है भाई। अब ये दूसरा प्रश्न फिर पूछता है, कहता है कि जी कुल स्वर कितने हैं? यहां पहला ऑप्शन आता है 10 और दूसरा ऑप्शन आ जाता है
13 और तीसरा ऑप्शन आ जाता है 11 और चौथा ऑप्शन आ जाता है अपना 14। अब आंसर क्या होगा? अब 11 होगा। जब उसने 11 अपने को लिख के दे रखा है तो आंसर क्या होने वाला है? 11 ही होने वाला है। अगर कंडीशन ये है कि 11 नहीं है तो उस कंडीशन में अपना आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। क्लियर है? और 10 आने का रीजन है अपने पास ये 3, और क्योंकि इसने तो इसको काउंट कर ही नहीं रखा, काउंट नहीं कर रखा तो क्यों करेगा? जो एक छोटी सी बात है कि जब उसने बोला कि कुल इतने ही होते हैं तो उससे बढ़ाओ मत, और बढ़ाने का कारण पूछे देगा अपने को। अगर बढ़ाएगा तो कारण देगा, घटाने का कोई कारण नहीं है, फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन चेंज करके लिख रहा है। तो प्रश्न क्लियर है बेटा जी? कुल स्वर कितने होते हैं? 10 या 11, और वैसे कितने होते हैं? 11 ही होते हैं। क्लियर है ये बात? अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर से अपन यहां लिखते हैं स्वर, और फिर से हम वही लाइन लिखते हैं अ। आप ना मेरे से जब पढ़ रहे हो तो आप क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्न जो आप मेरे से कर सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं है। बस इतना है कि लिखते समय कुछ छूट जाए ना तो बता देना कि सर ये रह गया। अब ये कहता है कि हमारे पास टोटल कितने स्वर हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहां तक। काउंट किसको नहीं कर रहा बेटा? और अंग और अह को। अब प्रश्न ये है कि इनको काउंट नहीं कर रहा और आप कह रहे हो कि सर ये अयोग हुआ है, कह रहे हो ना कि सर ये अयोग हुआ है, तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर रहे। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमने जब 13 लिखे और गिन जो है हम 11 को रहे हैं, तो इन दो को गिन क्यों नहीं रहे? ये रीजन जानना है मुझे, बताओ बेटा जी। इतना भी ना सीरियस नहीं लेते हर बात का। और मुझे आज पता चला सेहत का राज, अगर सीरियस ना होते तो मेरे जैसे होते। चलो बताओ बताओ बेटा जी, कोशिश करो कि हम, देखो प्रश्न तो बनता है भी, हमने लिखे तो कितने? 13, और एक अंग्रेजी वाला भी लिख लेते हैं कभी कभी, 14 हो गए। लेकिन इनको तो हमने काउंटिंग में रखा, इनको काउंटिंग में क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं गिना? स्वतंत्र क्यों नहीं है? स्वतंत्र तो फिर तो हम री को भी नहीं गिनते, है ना भी? ये तो रीजन नहीं है भी, ये इसने काउंटिंग किया 11, वो बाद का रीजन है कि 10 हम क्यों मान रहे हैं भी। हमने उसने ऑप्शन दिया अपने को 10 क्यों माने, वो रीजन था अपने पास कि री को इसने अशुद्ध मान लिया। बट रे वाला और है वाला तो रीजन नहीं है। बताओ, चलो बात करते हैं। अब हमने ना यहां से सिमिलर लेने हैं कि जो एक जैसे हमें दिखाई देते हैं उनको हम एक जगह लिखते हैं कि एक जगह दिखा, एक जैसे अपने पास अ, ये फिर आ, और फिर ये ओ, और फिर ये औ, और ये फिर अंग, और ये फिर सिमिलर, और फिर हमारे पास ये सिमिलर जो है वो हमने लिख लिया, ये फिर ये लिख लिया, लिख लिया बेटा जी। तो सिमिलर जो है एक जैसे दिखाई देते हैं उनको लिखा। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्वर। इसके अलावा दूसरा शब्द बताइए, आंसर दूसरा दीजिए। स्वर को छोड़कर हम क्या पढ़ रहे हैं? ध्वनि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? तो हमें सारे जो आंसर देने वो किसके आधार पे देने बेटा? ध्वनि। ध्वनि बोले तो साउंड के आधार पे देने, देखने के आधार पे हमें आंसर नहीं देने। ये सारे के सारे सिमिलर हैं। अब ध्यान देना कि सिमिलर कैसे हैं, ये बने कैसे, कि कैसे ये चीजें हैं। यहां आपको अ दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 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 यहां पे भी आपको अ दिखाई दे रहा है। सिमिलर है। अब ये कहता है कि सर इसके साथ ना कुछ लगा दिया, तो ये इसके साथ भी कुछ लगा दिया, इसके साथ,
तो कई बार मैं जब प्रश्न पूछता हूं तो वो कह देते सर, बच्चे कह देते सर इसके साथ कुछ लगा हुआ है, बिंदिया सी लगी हुई है। तो मैं बोल देता हूं बेटा लगा तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ है, जैसे भी इनके साथ कुछ लगा हुआ है, बोले बिंदिया लगी हुई तो लगा तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो फिर तो इसको भी काउंट नहीं करना चाहिए था। तो काउंट क्यों किया और क्यों नहीं किया? अब अपने को देखना है क्या ये सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, क्या एक जैसे है या नहीं। तो आप इसको क्या पढ़ रहे हो बेटा? अ पढ़ रहे हो, इसको क्या पढ़ रहे हो? क्यों? यहां दिख क्या रहा है? फिर कहोगे डांट रहे हैं सर, ए दिख रहा है ना, ए अपने सामान्य, तो ए ना पढ़ के आ क्यों पढ़ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहां पढ़ो। अब फिर आपने ये वाली मात्रा छोड़ के ओ दूसरी मात्रा पढ़ ली आपने। यहां आ का उच्चारण करो, ध्यान देना जो मैं बताने चाह रहा हूं। यहां आ का उच्चारण किया, ए का उच्चारण किया, यहां दोबारा बोलो, ए का उच्चारण आ रहा है, ए का, यहां सिर्फ और सिर्फ ए का उच्चारण आ रहा है, नहीं यार, यहां ए का उच्चारण आ रहा है, यहां पढ़ो, आ रहा है, आ रहा है ना? समझ आ रही है मेरी बात कि यहां आ का साउंड है बट यहां आ का साउंड नहीं है, दिख रहा है हमें ए, यहां आ का साउंड नहीं है, ए दिख रहा है, यहां आ का साउंड नहीं है, दिख रहा है, यहां आ है बट यहां आ पूरा साउंड चेंज, यहां ओ, यहां पूरा यहां औ नहीं होता, ओ तो अ के साथ ओ तो औरत होता है, तो औरत, ठीक है। कौन, उस प्रकार से अ ओ नहीं आएगा, ओ इस प्रकार से आएगा, तो ये साउंड ऐसे रहेगा। अब यहां आप पढ़ रहे हो अंग, अ ग अंग, अ ह अह पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब पूरा का पूरा अ जो है यहां साउंड क्रिएटर है, और हमने इस अ के साउंड को यहां काउंट कर लिया है, इसलिए अ के साउंड को दोबारा काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर है ना? अब ये कहते हैं कि सर ये फिर ये इसको क्यों काउंट करें? बिल्कुल, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है और आ और ओ को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, ठीक है। अब रही बात सर ये बताओ फिर, ये तो एक जैसे साउंड आता है, ये तो बोले भी एक जैसे जाते हैं, एक जैसे बोले जाते हैं ना, या डिफरेंस है? इसके ना शब्द बना के बताता हूं आपको, आप ना ये पढ़ो इसको, अगर एक जैसा साउंड है तो, ठीक है, अगर एक जैसा साउंड है तो इनको पढ़ो और इनके मीन्स को जानो, अगर एक जैसा साउंड है तो। अलग अलग है, यहां साउंड है छोटा थोड़ा आएगा और यहां साउंड थोड़ा बड़ा होगा, यहां साउंड कम होगा और यहां साउंड ज्यादा होगा, डिफरेंस है साउंड में। यहां चिन, यहां चीन, यहां कुल, यहां कूल, डिफरेंस है। अब कहोगे सर यहां भी तो डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। अब फर्क कैसे है? पढ़ो, साउंड आ का ही आ रहा है, वो बिंदी तो अलग ही है ना, बिंदु तो यहां पे भी अलग ही है बेटा, और ये तो, अब यहां पढ़ो, ता में आई आ रहा है या कुछ साउंड चेंज हो रहा है? आई आ रहा है ना, ये देखो ये साउंड तो यहां पे भी अलग है, अंग इसका तो साउंड अलग है, ह इसका साउंड अलग है, ये यहां पे भी आ के साथ, तो आ यहां पे अकेला अ, यहां पे भी अकेला आ के साथ ये और अ के साथ ये, इसलिए हमने अ को पहले ही गिन लिया है। अब कहोगे सर ये सिमिलर है, तो पढ़ के देख लो क्या सिमिलर है, नहीं है ना। इसलिए जो कुल स्वर कितने हैं बेटा जी अपने, 11 है, और इन दो को नहीं गिना जाता क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी गिन रखा है, इसलिए इनको दोबारा से नहीं काउंट करते। दैट्स क्लियर अच्छे से कि इनका क्यों का रीजन मिल गया, क्यों नहीं गिनते हम। देखो हम बस रट्टा लगा लेते हैं कि इनको हमने रख लिया तो बिजी इनको नहीं गिना जाता, क्यों? इनके बिंदियां चमक रही है ना, तो बिंदिया नहीं चमकेगी तो गिन लेती, बिंदिया चमक रही है तो अब नहीं गिनेगी जी,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी पहले गिन रखा है। ये इसका रीजन है। तो क्लियर होगी ये बात बेटा जी कि स्वर 11 क्यों है, फिर 10 क्यों है, और इनको 11 ही क्यों गिना जाता है, जो एक्स्ट्रा उनको क्यों नहीं गिना जाता। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अब थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, तो अब थोड़ा सा साहित्य वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्वर का जो पार्ट है उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है। तो ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा साउंड जो पढ़ लेते हैं साहित्य वाला पढ़ा था बेटा जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो पढ़ा था, उस द्विवेदी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। तो सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गणपति चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, तो गणपति चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं वो अपने को ध्यान देना। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं, वे बोले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे पहले व्यक्ति हैं। कौन है पहले व्यक्ति? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उनकी अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल अर्थात मजबूत प्रमाणों के आधार पर क्या कर दिया था, खंडित कर दिया गया था। जहां तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चित ही आचार्य द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है। रियली इसने इतना स्ट्रगल किया था, इतनी मेहनत की थी, और जब बंदा किसी के इतिहास को चुनौती दे रहा मजबूती के साथ, तो इसका मतलब उसने अध्ययन कितना किया होगा। तो अगर ये बात आती है तो ये बात आपको बताना है कि ये गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात बोली है। किसके लिए बोली है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए बोली है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमारे पास एक इतिहास ग्रंथ आता है, जो हमने कल इतिहास ग्रंथों की बात कर रहे थे। एक सभा आती है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा एक जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास है वो किसका बेटा जी? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित। ठीक है। इसमें इसको जो लिखा गया था वो अलग अलग कवियों ने लिखा था, बहुत सारे कवियों का सहयोग था इसके अंदर। तो अलग अलग जो इतिहासकार थे उन्होंने इसके अंदर लिखा, और सभी के ने जो लिखा उसको एक जगह लिखा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर नाम दिया जाता तो गलत हो जाता, तो डायरेक्ट लिख दिया कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। इसमें बहुत बड़ा इतिहास लिखा था, बहुत सारे साहित्यकारों का सहयोग था इसके अंदर। तो इस ग्रंथ का देखो, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि इस ग्रंथ का प्राक कथन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ये आपको याद रखना। आप प्रश्न ऐसा आता है कि ऐसा हमारा जो साहित्य ग्रंथ जिसके प्राक कथन अर्थात जिसकी स्टार्टिंग में जो अपन लिखते हैं, प्राक कथन का मतलब है कि हम लेखक के लिखते हैं या दो शब्द लिखते हैं, तो वो वाली जो बात है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो बात लिखी। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जिसको नागरी प्रचारणी काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह ग्रंथ कितने भागों में था? ये याद रखना है कि ये जो 18 भागों में था, और इसमें बहुत सारे इतिहासकारों, देखो इसके अध्याय को अलग अलग लेखकों ने लिखा था, मतलब बहुत सारे लेखक थे, लेकिन लेखकों के नाम नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि ये किससे प्रकाशित होता है? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो पूछा जाए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति ने कौन से इतिहास ग्रंथ में प्रकथन, जो प्रारंभिक कथन लिखा था? हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। किससे प्रकाशित हुआ था? कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 18 भागों। सभी भागों को अलग अलग लेखकों ने लिखा था, याद रह जाएगा। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन, युग की मुख्य सामाजिक, याद रखना, इसने जो काल विभाजन किया सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया। ठीक है, समाज में क्या चल रहा है और सामाजिक जो प्रवृत्तियां उसके आधार पर। लेखन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया। अब प्रश्न आता है कि क्या सर हम इतिहास में भी वैज्ञानिक पद्धति लगा सकते हैं? वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है कि हम उसको जांचें,
परखें, जैसे हम कहते हैं ना, उसका परीक्षण करके ये हमने सही तरीके से उसकी जांच करके रखा है। तो हम हिंदी साहित्य में कैसे जांच सकते हैं, बताओ कैसे वैज्ञानिकता आ सकती है? तो वैज्ञानिक जो हिंदी साहित्य है उसमें तर्क के आधार पर, किसके आधार पर? जो हमारे पास ऑलरेडी साहित्य ग्रंथ है उनको तर्क वितर्क के आधार पर कि ये सही है। जैसे अभी अपन ना कौन सा पढ़ रहे थे? स्वर पढ़ रहे थे। स्वर में ये 11 है या 10 है तो क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों गिना जा रहा है, क्यों नहीं गिना जा रहा, ये हो गया तर्क, कि हमने एक तर्क दिया। हमारे पास वो थर्मामीटर तो है नहीं कि जांच लिया जी है या नहीं, तो हम किस साहित्य में किसके आधार पर वैज्ञानिकता की जांच करेंगे? तर्क के आधार पर। तो तर्क के आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंदर आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर जो नगेंद्र है उनकी बात बता देता हूं। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास के नाम से लिखा 1958 में, लेकिन इसको क्या किया था? संपादित किया था। संपादित वाली बात मैंने कल भी बताई थी कि अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया साहित्य जब हम उस साहित्य को एक जगह एकत्रित करके हम अपने तरीके से लिखते हैं वो कहलाता है संपादन कार्य। ठीक है, तो यहां हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम अपनी भाषा में नगेंद्र का इतिहास कहते हैं कि जी शुक्ल का इतिहास पढ़ना है, फिर क्या कहते हैं? नगेंद्र का इतिहास पढ़ना है। जो नगेंद्र का इतिहास है वो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1958 में प्रकाशित हुआ। अर्थात इसको नगेंद्र ने लिखा नहीं था, इसका क्या किया था? संपादन किया था, संपादित किया था इसको। क्लियर है ये बात? लेकिन इनके खुद के द्वारा लिखा गया था जो इतिहास था वो था रीतिकाल की भूमिका। ठीक है, और इस रीतिकाल की भूमिका में इन्होंने रीतिकाल के बारे में ही लिखा है। तो याद रखना, डॉक्टर नगेंद्र की जो परीक्षा में रचना पूछी जाती है वो पूछी जाती है रीतिकाल की भूमिका, कि रीतिकाल की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र की रचना कौन सी है? तो रीतिकाल की भूमिका। संपादन किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का 1958 के अंदर। बस इतना से याद रख लेना। फिर आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। अभी अभी हमने जो वैज्ञानिकता वाली बात की थी, तो गणपति चंद्र गुप्त एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो वैज्ञानिक इतिहास के आधार पर लिखा। अर्थात इन्होंने सारा का सारा इतिहास क्या लिखा? किसके आधार पर? तर्क के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर सारा का सारा लिखा, जिसको इन्होंने अपना इतिहास का नाम क्या दिया था? वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा है उसने जो अपना इतिहास लिखा था वो आलोचना के आधार पर लिखा था। तो आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था। और गणपति चंद्र गुप्त ने अपना जो इतिहास लिखा था वो क्या लिखा था? वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, प्रश्न दो ही आते हैं, आलोचनात्मक इतिहास वैज्ञानिक और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। और गणपति चंद्र गुप्त का यही प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? तो गणपति चंद्र गुप्त। या निम्नलिखित में से गणपति चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक। तो आपको यह याद रखना है, आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का और वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य के विकासवादी सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया था इन्होंने। तो यह प्रश्न न के बराबर आता है, लेकिन अपने को याद रखना है कि हिंदी साहित्य में विकासवादी जो सिद्धांत है वो किसकी देन है? गणपति चंद्र गुप्त की देन है। हिंदी साहित्य का जो आरंभ है, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का आरंभ, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहां ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई और इसके साथ जुड़ गया, तो इसको हम हटा देंगे। यहां पे इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक था अपना, ये जो कल था ना थोड़ा सा रह गया था अपने पढ़ने वाला, आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? हिंदी साहित्य जो का इतिहास लिख रहे हैं, अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की क्या है? पद्धति। पद्धति क्या होती है? तरीका होता है। आपका लिखने का अपना तरीका, आपका लिखने का अपना तरीका, आपका लिखने का अपना तरीका है। तो तरीका क्या है?
कि हमने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसमें हमने किस प्रकार का तरीका अपनाया, हमने उसके अंदर जो कंटेंट जिसको बोलते हैं, जो हमने उसमें लिखना है, उसको हमने कौन से आधार पर जांचा और कौन से आधार पर परखा है, और जो समाज के अंदर एकदम सही साबित हो। तो जो समय था, देखो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमें पहले दिन ही विद्वान, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये नहीं कि कल 2-4 दिन हुए मुझे पढ़ाना शुरू किए हुए, 2-4 दिन में पढ़ाना शुरू किए तो मैं आज इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, बहुत समय लगता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि यह ऐसे ना होकर ये ऐसे होना चाहिए था। तो समय के साथ साथ हम सीखते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने 11वीं क्लास में लिया तो 11वीं में भी पढ़ा है, नहीं तो बीए में तो कन्फर्म आपने पढ़ा है। एमए के, अगर आपने एमए किया तो एमए भी, क्या हमने बीए और एमए करने पर क्या हमें हिंदी साहित्य का नॉलेज हो गया था? तो जैसे जैसे हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो चीज़ें हमें आती जाती है। तो जिस प्रकार से जैसे जैसे इन साहित्यकार को जो उस समय की तरीका सही लगा उस तरीके से इन्होंने लिखा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। तो सबसे पहले जो तोसी था, सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा किसने था? तोसी ने लिखा था। उसने अपने इतिहास ग्रंथ में जो कवि थे, जो कवियों को अल्फाबेट के अनुसार लिखा, वर्णानुक्रम के अनुसार लिखा, वर्णमाला के अनुसार लिखा। तो वर्णमाला में जैसे अ पहले आता है फिर उस प्रकार से हमें लिखना होता है। तो आपको पता है शब्दकोश में जब शब्दकोश प्रारंभ होता है तो कौन से अक्षर से प्रारंभ होता है? हा? अंग से प्रारंभ होता है। तो बिंदी जो है वो पहले रखी जाती है, ये वाली बिंदी पहले रखी जाती है, फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु आता है, फिर वो जो कै ख ख ख वो आधा अक्षर कहां आता है? हमें ये क्या ढूंढना है कै वाली लाइन में से, तो कहां मिलेगा अपने को? ये मेरे को रखना है कि क्या लिख दिया मैंने, यहां मैंने कौन रख दिया और मैंने यहां और किल लिख दिया और यहां मैंने कूल लिख दिया। तो पहले कौन सा वर्ड आएगा? ये कूल है, किल है, क्या है, कौन है? पहले किल आएगा, फिर उसको 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे क्या आएगा? और क्यों? बिल्कुल, जब हमारे सारे स्वर पूरे हो जाते हैं उसके बाद में हमें लास्ट में आधा अक्षर मिलता है। और अगर हमें विसर्ग ढूंढना हो तो उच्चारण क्या है इसका? तो है के बाद में आएगा, जो है लिखते हैं ना, तो है वाली लाइन के अंदर जो विसर्ग है तो लास्ट में वो विसर्ग वाले मिलेंगे, तो है वाली लाइन में आएगा। तो आधा अक्षर हमें लास्ट में रखना होता है। पहले हमें बिंदियां रखनी होती है, फिर चंद्र बिंदु, फिर अ, फिर क, फिर का, फिर ऐसे वो उसी हिसाब से चलता आता है। ठीक है, तो ये जो तोसी था तो इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था? वर्णानुक्रम। अर्थात वर्णानुक्रम का मतलब है कि इसने अपने इतिहास के अंदर सबसे पहले अंग वाला कवि लिया। तो अंग वाला कवि कौन था इनके पास? अंगद था। और लास्ट में है तक ही होगा, तो क्षत्रिय वाला नहीं होगा। आपको पता है क्षत्रिय से बहुत कम नाम होते हैं। तो यहां इन्होंने लास्ट वाला कवि हेमंत रखा। तो इसकी जो पद्धति शैली थी वो कौन सी थी बेटा? वर्णानुक्रम पद्धति थी। तो इसके साथ साथ 2 साहित्यकार ऐसे हुए जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया। कौन कौन से थे? एक तो तोसी था और दूसरा शिव सिंह सेंगर। तो यहां पढ़ते हैं बेटा, साहित्य के इतिहासकारों का वर्णन जो हाँ ठीक है, वर्णमाला के अनुसार किया गया। जो साहित्य के इतिहासकारों का जो वर्णन, इसने वर्णानुक्रम जो पद्धति, उसमें जो साहित्यकार थे उनका जो वर्णन है वो वर्णमाला के अक्षरानुसार के, जो पहले अक्षर आ रहा उसके अनुसार पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इसके अंदर 2 साहित्यकार आते हैं। एक आता है तोसी और दूसरा आता है शिव सिंह सेंगर।
तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारसादा तोसी ने इस पद्धति को अपनाया और जिसकी रचना का नाम था इस्तावर द ला लैतुर एंदो ये हिंदुस्तानी। दूसरा नंबर आता है शिव सिंह सेंगर का, जिसकी रचना का नाम था शिव सिंह सरोज, जिन्होंने अपने साहित्य के अंदर वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इतिहास लेखन की सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति कहलाती है, क्योंकि इसमें समय के साथ नहीं चला जाता, और समय के साथ नहीं चला जाता तो हमें कोई भी मान लो कोई चीज ढूंढनी है तो हम समय के अनुसार नहीं ढूंढ पाते, तो आगे पीछे होगा, कभी कोई कहाँ है कोई कहाँ, इसलिए दोषपूर्ण, सबसे ज्यादा दोषपूर्ण पद्धति है। इस प्रणाली पर आधारित ग्रंथ को साहित्यकार कोश का अभिधान भी कहा जाता है। ये दो शब्द हैं, आधारित और एक शब्द है अभिधान। कहा जाता है जो साहित्य है, कोश है, जो खजाना है साहित्य का, उस खजाने का क्या कहा जाता है? अभिधान कहा जाता है। कहने का मतलब आधारित, कहते हैं इस प्रणाली पर आधारित जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ग्रंथों को साहित्यकार कोश, जो साहित्यकारों का खजाना है, उसका क्या माना जाता है? साहित्यकार कोश का अभिधान माना जाता है। कहने का मतलब है कि विशिष्ट रूप से व्यवस्थित की गई जानकारी का संग्रह। अभिधान का मतलब है कि उन साहित्यकारों ने एक विशिष्ट रूप से एक जानकारी को इकट्ठा करके रखा है। तो वर्णानुक्रम के अंदर क्या क्या है कि इन लोगों ने विशिष्ट रूप की एक व्यवस्थित जानकारी थी, उनको अपनी तरीके से व्यवस्थित किया। बस इतना ही सही था। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है वो किसकी है? तोसी की है और शिव सिंह सेंगर की है। उन्होंने अपने जो इतिहासकार थे, जो लेखक थे अर्थात जो कवि थे, उनको वर्ण क्रम के अनुसार, जो जैसे अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाते हैं उसके अनुसार लिखना शुरू किया। नेक्स्ट, फिर कहते हैं कालानुक्रम, काल के अनुक्रम के अनुसार कालानुक्रम पद्धति हुई। काल के मतलब है समय के अनुसार बांटा गया। किसके अनुसार? समय के अनुसार बांटा गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हमने आगे वाली चीजें उनके साथ जोड़ते गए और उसी को आगे बढ़ाते गए। जो पहले था उसको पहले रखा, जो बाद में था उसको बाद में रखा। तो इस पद्धति में रचनाकारों का उल्लेख ऐतिहासिक तिथि क्रम, जो इतिहास में तिथि समय आता है उसके अनुसार, उसके ऊपर आधारित सुनिश्चित किया, अर्थात उसके आधार पर लिखा गया। हमने रचनाकारों को नाम के हिसाब से नहीं लिखा, हमने उनको समय के अनुसार रखा। इसमें सबसे पहला काम करते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहली रचना आई, जिसमें हिंदी साहित्य लेखन के अंदर जो काल खंड के अनुसार लिखा गया था, कालानुक्रम के साथ लिखा गया था, समय के अनुसार बांटा गया था, काल खंडों में बांटा गया था, जो पहला इतिहास था। और सच्चे अर्थों में ये सही मायने में ये पहला इतिहास माना जाता है, क्योंकि वो दो तो वर्णानुक्रम वो तो है ही नहीं, सही नहीं है, तो इसलिए सही इसी को माना गया था। तो साहित्य के इतिहास का प्रयोजन मुख्य रचनाकारों का परिचय देना मात्र नहीं, वह तभी सफल माना जाता है जब इतिहास लेखक उस व्यापक पीठिका का निर्देशन भी कर पाएंगे। अब ये पीठिका क्या है? पीठिका वह है कि वह अवस्था जिसका पहले या सामने कोई स्थिति या रूप का पूर्ण विवरण हो। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक टॉपिक आया, उसके पहले का भी पता होना चाहिए और उसके बाद का भी पता होना चाहिए। तो जो काल क्रम के अनुसार हमने साहित्य को रखा, तो उसमें हमें उसके पहले का भी पता और उसके बाद का भी पता होने लगा था। इसलिए काल क्रम के अनुसार बांटे गए इतिहास को हमने एकदम सही इतिहास माना था। तो काल क्रम के अनुसार सबसे पहला नाम आता है ग्रियर्सन। दूसरा नाम किसका आता है? मिश्र बंधुओं का नाम आता है। ठीक है जी। अब तीसरे नाम पे आता है वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति आपको एक ना ध्यान रखना है कि गणपति चंद्र गुप्त की है। उसने ही अपने इतिहास का नाम क्या रखा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब देखो, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अब आप पढ़ रहे हो, पद्धतियां पढ़ने में दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना, क्योंकि जब हमने शुरू किया था उनकी पद्धतियों को साथ में पढ़ लिया। काल क्रम अनुसार है, पद्धति है, कैसे लिखा है। अभी जो वैज्ञानिक है तो मैंने कहा वैज्ञानिक, और उससे कहा आलोचना, तो आलोचना के अंदर तो हमें यहां प्रॉब्लम नहीं आ रही। नहीं तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको पद्धतियां समझ में नहीं आती ना। और अभी मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है।
ठीक है। तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का नाम आते हमें किसके नाम याद आ रही है? गणपति चंद्र गुप्त की। और वैज्ञानिकता का मतलब है तर्क के आधार पर उसको सही साबित करना। तो इस क्रमबद्धता में अर्थात काल क्रम के अनुसार बांटी गई जो रचना थी उसी क्रमबद्धता के अंदर, ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। और वैज्ञानिक इतिहास के अंदर भी हमने क्या किया? समय के अनुसार इसको बांटा और इसको एक क्रम के साथ लिखा और तार्किक पुष्टि की, तर्क के आधार पर सही या गलत जाना। अब वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? क्रमबद्धता होनी चाहिए, तार्किक पुष्टि के आधार पर उसको सही या गलत ठहराया जाना चाहिए, जांचना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति शोध कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी होती है। अब शोध किया, शोध कैसे करेगा? ये इतिहास ग्रंथों को पढ़कर सही जानकारी लेना, सही तथ्य उसमें जुटाना और फिर उनको क्रमबद्ध के साथ लिखना और फिर पुष्टि करना तर्क के आधार पर कि ये इसने, मान लो कहता है कि हजारी प्रसाद ने ये बात कही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है और तोसी ये बात कहता है। अब तीनों में से सही क्या है? अब ये कन्फर्म करके जो लिखेगा वो वैज्ञानिक इतिहास होगा। वो भी किसके आधार पे बेटा? तर्क के आधार पे। फिर उसको क्या करेगा? क्रमबद्धता रखेगा। उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, नहीं कि ये कोई चीज वहां कहां पड़ी और कोई चीज कहां पड़ी है। तो यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यह बात आपको याद रखनी है। जो वैज्ञानिक पद्धति है वो जो है वो द्वंदात्मक भौतिकवाद पर आधारित है और यह द्वंदात्मक भौतिकवाद है किसका? कार्ल मार्क्स का है। यह है किसका? कार्ल मार्क्स का है। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष व तटस्थ रहता है। हां, यह भी नहीं है कि भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मेरे दोस्त हैं और शुक्ल से मेरी बनती नहीं है और जो रामकुमार वर्मा है उसने मेरी आलोचना की थी तो मैं तो इनकी बात जो मेरी बनती उसी की बारे में बात करूंगा, उसके बारे में पॉजिटिव लिखूंगा। तो सॉरी, ये कहता है कि अगर वैज्ञानिक की बात करते हैं, आपको तर्क वितर्क की बात करनी है, जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। आपको किसी का पक्ष नहीं लेना और आप अपनी जगह सही एक जगह खड़ी रहेंगे और आप अपनी बात पे खरे उतरेंगे। क्लियर? तो यहां इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष रहता है, वह तटस्थ रहता है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कर उसका विश्लेषण भी करता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले थे, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का, अब वैज्ञानिक पद्धति होती क्या है दोबारा से बताओ, जिसमें सॉरी पहले ये बात कहेंगे कि तर्क के आधार पर पुष्टि की जानी चाहिए सही है या नहीं। जब तर्क वितर्क किया जाए तो बंदा क्या होना चाहिए? और तटस्थ होना चाहिए, अपनी बात पे खरा रहना चाहिए और तटस्थ रहकर, निरपेक्ष रहकर तथ्यों की जो जानकारी है उनका संकलन अर्थात एक जगह लिखना है और उनको क्रमबद्धता के साथ और एक व्यवस्थित तरीके के साथ उसका विश्लेषण भी करना है कि जो आपने तथ्य जुटाए हैं, ठीक है, तर्क वितर्क के साथ, अब उनको क्या लिखना है? क्रम के अनुसार और एक व्यवस्थित तरीके के साथ लिखना है। वो कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं समाजशास्त्रीय पद्धति। समाजशास्त्रीय पद्धति में सारी पद्धतियां आ जाती है, लगभग सारी पद्धतियां आ जाती है। ये समाज, ये कहता है कि जो समाज है तो आप पहले समाज को कन्फर्म करो, उसके आधार पर कन्फर्म करो, उसी के अनुसार पर आप लिखो। तो समाजशास्त्रीय पद्धति अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो यह कहता है समाज सदैव वर्ग शोषक व शोषित में विभाजित रहता है। बिल्कुल, पूंजीपति और आम जनता है। आज भी हम महंगाई में यही इसी पीड़ा में रो रहे, आज भी यही रो रहे हैं, पूंजीपति ये वो, ये शोषण हो रहा है हमारा, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो साहित्य निश्चित रूप से सामाजिक संरचना है और यह दोनों ही भावनाएं साहित्य में मिलती है। तो इसी के आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है, एक समाज के आधार पे, समाज के आधार का मतलब है कि इस समय समाज में क्या चल रहा है और प्रारंभ से आज तक ये चीजें लिखी जा रही है। आज भी महंगाई को लेकर रो रहे हैं ना, तो ये शोषण और शोषक व शोषित वाली बात हो रही है कि हमारा शोषण हो जा रहा है, हमारे से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, महंगाई होगी, ये हो गया वो हो गया। तो उसके आधार पे इस प्रकार से लिखा गया इतिहास कौन सा कहलाएगा बेटा? समाजशास्त्री। फिर कहता है
कि यह कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए और साहित्य के इतिहास लेखक के लिए आंतरिक दृष्टि, विवेक और साहित्य बोध आदि का अपरिहार्य अर्थात जरूरी तत्व ये होना चाहिए। अब ये कहता है कि अगर सबसे अच्छा इतिहास लिखना है तो आपको समाजशास्त्रीय पद्धति और विधेयवादी पद्धति को मिला के लिखा जाना चाहिए। तो आपको इसमें से सिर्फ ये याद रखना है कि शोषक व शोषित अर्थात समाज को ध्यान में रखकर लिखा जाने वाला इतिहास वो कौन सा होता है, समाजशास्त्रीय पद्धति के अंदर रखा जाता है। फिर आता है नारीवादी। आपको पता है कि जो हमारे जो साहित्यकार है, अधिकतर हम पुरुष ही साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं ना। महादेवी वर्मा कब आती है? आधुनिक काल में आती है। तो लगभग हम बहुत कम नारी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको बता देता हूं, जो सुमन राजे, आपको याद रखना है इसमें कि सुमन राजे ने इसके बारे में जो बात कही है, यूरोप में 1968 ईस्वी के बाद यह आंदोलन के रूप में उभरा। क्या? नारीवादी आंदोलन के रूप में। तो नारीवादी पद्धति, वो कहता है कि 1968 के अंदर यह आंदोलन के रूप में उभरा और इस आंदोलन में स्त्रियों के स्वर सुनाने की गुंजाइश निकाले जाने की दृष्टि से इतिहास लिखे जाने की बात की गई कि हमेशा इस समाज के अंदर पुरुष ही अपनी बात ना रखे, जो महिला है वो भी अपनी बात रखे। और मान लो एक सामान्य सी बात करें कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको अपना पूरा अधिकार नहीं मिल रहा, तो वो भी तो अपनी बात रखे, अकेला पुरुष न रखे। तो इस प्रकार की भावनाओं को लेकर ये जो नारीवादी पद्धति है वो आंदोलन के रूप में उभरा और स्त्रियों के स्वर सुनाने की गुंजाइश अर्थात स्त्रियां भी बोलना शुरू हुई। तो नारीवादी पद्धति की प्रगतिवादी अवधारणा का प्रश्न लगाया कि जो नारीवादी है, जो पद्धति है, तो क्या कहता है प्रगतिवादी अवधारणा, मतलब इसका क्या होना चाहिए, आगे बढ़ावा मिलना चाहिए हमें। तो सुमन राजे एक ऐसी लेखिका थी जिसने अपने हिंदी साहित्य का एक आधा इतिहास के नाम से लिखा और उस इतिहास में लिखा कि अब तक का इतिहास जो था वो पुरुषों का इतिहास रहा है, लेकिन अब किसका इतिहास आ गया है, नारियों का इतिहास भी आ गया है। तो सुमन राजे ने अपने ग्रंथ में लिखा कि अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है, लेकिन अब किसका इतिहास हो, उसने इतना ही लिखा है। अब जो इसके आगे की बात है वो ये है कि उसने ये कहा कि अब का जो इतिहास, आगे आने वाला इतिहास है, वो किसका इतिहास होगा, नारियों का भी होगा। तो नारीवादी पद्धति सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, और उसने कहा कि अब तक का जो इतिहास था वो पुरुषों का इतिहास था। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आलोचनात्मक पद्धति, जो नेक्स्ट है वो आलोचनात्मक पद्धति आती है। किसकी है आलोचनात्मक पद्धति? रामकुमार वर्मा की जो है आलोचनात्मक पद्धति है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा जिसमें उन्हें आलोचना के आधार पर इस पद्धति का प्रयोग किया। जो नेक्स्ट है विधेयवादी पद्धति, ये पढ़ेंगे अपन कल। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा मैं अच्छे से कि पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो विधेयवाद है ना, ये होता क्या है और सबसे ज्यादा इस पद्धति को अच्छा क्यों माना जाता है, कि सबसे ज्यादा अच्छी जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है और विधेयवादी पद्धति साहित्य लेखन के अंदर सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, ऐसा क्या था इसके अंदर कि इस पद्धति को ही अपनाना माना और इस पद्धति को सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं इसके बारे में बता दूंगा, फिर इसके बारे में, और नेक्स्ट जो अपने प्रश्न है इसके बाद, तो वो अपने प्रश्न आज पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं अभी, और जो विधेयवादी पद्धति है वो कल अच्छे से समझना है अपने को, क्योंकि उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, तो अपन कल पढ़ लेंगे। बाकी पद्धतियां समझ में आ गई, तो कल जब रिपीट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो और भी ये चीजें समझ में आ जाएगी अपने को। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा?
रामकुमार वर्मा ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो किसने लिखा बेटा जी? गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास लिखा। रीतिकाल की भूमिका के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कक्षछेदी तिवारी, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र। क्या नाम आएगा बेटा जी? डॉक्टर नगेंद्र आएगा, जिन्होंने रीतिकाल की क्या लिखी थी? भूमिका लिखी थी। फिर है वह ग्रंथ जिसका प्राकथन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है, जिसमें पहला नाम आता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, दूसरा नाम आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा नाम आता है हिंदी साहित्य का इतिहास और चौथा नाम आता है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित था? ये नागरी पंचाणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राकथन लिखा था। फिर आता है हिंदी साहित्य की जो भूमिका, जो 1940 में लिखा गया ग्रंथ है, तो यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, अर्थात इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी और गंगा प्रसाद सिंह। नाम क्या आएगा बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। फिर आता है स्वयंभू, भू है ये, स्वयंभू, ठीक है, ये वाला स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपत चंद्र गुप्त ने माना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना, पंडित महेश दत्त शुक्ल ने माना या फिर सूर्यकांत शास्त्री ने माना? किसने माना बेटा जी? कल हमने पढ़ा था कि हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1953 में प्रकाशित होता है, इसके रचयिता कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, कृपा शंकर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आंसर आएगा। फिर आता है एकांकी के जनक माने जाते हैं, एकांकी के जनक माने जाते हैं भगीरथ मिश्र, शिव कुमार शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो 1938 में प्रकाशित होता है, के रचयिता कौन है? मोतीलाल मेनारिया, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र वर्मा, बाबू गुलाब राय आएगा ये, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर आता है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के निर्माण में कौन नहीं था? कौन नहीं था? कौन नहीं था? रामकुमार वर्मा नहीं थे, रामचंद्र वर्मा नहीं थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे या फिर बाबू श्याम सुंदर दास नहीं थे? रामकुमार वर्मा नहीं थे, बाकी तीनों तो थे। ये कंफ्यूज के लिए मैंने वर्मा वर्मा 2 बार लिख दिया, ठीक, और ये राम राम भी लिख दिया, तो मैंने कंफ्यूजन के लिए लिखा है कि सिमिलर हो, तो ये तीनों नाम सिमिलर डाल दिए। आपको ध्यान देना है हिंदी साहित्य का आदिकाल थोड़ा सा चेंज हो गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल के जो 1952 में प्रकाशित होता है कि रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में प्रकाशित होता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और आगे जो पढ़ेंगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन इतने ही हैं।